नमस्कार, जोहार। आज मैं भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी। भाषा की उत्पत्ति स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर हिंदी दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए जानते हैं भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों के बारे में। भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए भाषा विज्ञानियों ने भाषा के बारे में कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि भाषा की उत्पत्ति से दो बातें अभिप्रेत हैं। पहला, भाषण अर्थात ध्वनन अर्थात बोलने की शक्ति की उत्पत्ति, और दूसरा, उच्चरित ध्वनि तथा अर्थ में परस्पर संसर्ग स्थापन की क्षमता का आरंभ। जहां तक ध्वनन का प्रश्न है, यह अगणित पशु पक्षियों में पाया जाता है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कोयल कूकू, कौवा कांव कांव। इस ध्वनि में सार्थकता का अभाव है, इसलिए यह उस अर्थ में भाषा नहीं है जो मनुष्य में पाई जाती है। ध्वनन समर्थ प्राणी होने के कारण मनुष्य को भी इस प्रकार की क्षमता रही होगी, किंतु वह ध्वनि के उच्चारण मात्र से संतुष्ट नहीं रहा। उसने अपने द्वारा उच्चरित ध्वनि में सार्थकता के आधान का विस्मयकारी प्रयत्न किया। ध्वनि और अर्थ का यह संसर्ग स्थापन ही मानव भाषा की चरम उपलब्धि है। काका ध्वनि को काक अर्थ से, कुकू ध्वनि को कोकिल से, झरझर ध्वनि को निर्झर से संबद्ध कर मनुष्य ने अभिव्यंजना की सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पद्धति का आविर्भाव किया, और जिसके चलते वह अन्य जीवों से सर्वथा भिन्न कोटि का जीव बन गया। ऐसा भाषा विज्ञानियों का मानना है। भाषा विज्ञानियों ने आगे यह भी कहा कि भाषा का अर्थ केवल भाषण लेने पर भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब सृष्टि के अन्य जीवों में भाषण की शक्ति थी तो मनुष्य में भी वह रही होगी। उसकी शक्ति का अकस्मात आविर्भाव नहीं हुआ होगा। तब भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यही है कि ध्वनि के साथ अर्थ का संयोग करना मनुष्य ने कब से सीखा, अर्थात शब्द अर्थों के वाचक कैसे बने। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह प्रश्न एक प्रकार से स्वयं मनुष्य के आविर्भाव के प्रश्न के साथ संपृक्त है। आज से लाखों साल पहले की स्थिति को बताने का कोई साधन नहीं है। दार्शनिकों, मानव विज्ञानियों, भाषा विज्ञानियों, इतिहासज्ञों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु वे सभी अनुमान प्रसूत हैं। निश्चित और निर्णयात्मक सामग्री का अभाव होने से इनमें कोई भी सिद्धांत निर्दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का पूर्ण और संतोषप्रद समाधान किसी से नहीं होता है। और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न लगभग वैसा ही है जैसा यह कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा की उत्पत्ति के विषय में सदियों से भाषा विज्ञानियों ने ही नहीं बल्कि जन साधारण की भी रुचि रही है, क्योंकि यह एक रहस्य सा है और इस दिशा में अनेक शोध कार्य हो चुके हैं। आज भी विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इस पर गहन अध्ययन, विश्लेषण व शोध कार्य चल रहा है, परंतु अभी इस दिशा में सर्वसम्मत निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। भाषा की उत्पत्ति की समस्या की ओर बहुत पहले से लोगों का ध्यान जाता रहा है, और भाषा की उत्पत्ति इतने प्राचीन काल में हुई कि उसके बारे में व्यवस्थित रूप से विचार करने के लिए हमारे पास आज कोई आधार नहीं है। इसलिए पिछली सदी में यानी 1866 ईस्वी में पेरिस की भाषा विज्ञान परिषद ने इस विषय पर अपने यहाँ निबंध पढ़ने पर रोक लगा दी, और भाषा विज्ञान के प्रामाणिक और मानक ग्रंथों में अब इस विषय पर अधिक विचार नहीं किया जाता। फिर भी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत व्यक्त किए गए हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों का ऐतिहासिक महत्व है, जिन पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। भाषा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो हैं दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, धातु सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत।
अब हम एक एक कर इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पहला, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसे दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा गया है। प्राचीन काल में लोगों का सभी चीजों के बारे में यह विचार रहा है कि वह ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर की बनाई हुई है। इसी प्रकार भाषा को भी लोग ईश्वर निर्मित मानते रहे हैं और ऋग्वेद में कहा गया है, देवी वाचम अजनयन्तः देवाः ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति, यानी देवों ने वाणी को उत्पन्न किया, उसे सभी प्राणी बोलते हैं। और भी कई जगहों पर कहा गया, वागुत सृष्टा स्वयंभुआ, यानी स्वयंभू ने वाणी की सृष्टि की। और इसी धारणा के आधार पर संस्कृत को देववाणी, देवभाषा आदि कहा गया है। बाइबिल में आता है कि ईश्वर हिब्रू जाति के लोगों के साथ बातचीत किया करता था। मिस्र के लोग अपनी भाषा को नद्वंत्र यानी देव भाषा कहा करते थे और बौद्ध मागधी को मूल भाषा मानते रहे हैं। उनके अनुसार यानी बौद्धों के अनुसार कल्प के आरंभ में मनुष्य के मुंह से यही भाषा निकली। इसी प्रकार जैनियों का कहना है कि अर्ध मागधी आदि भाषा है, प्राचीन भाषा है। वे मानते हैं कि जब महावीर स्वामी इस भाषा में अपने उपदेश देते थे तो देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी समझ लेते थे। अरब वालों का भी अरबी के बारे में कुछ ऐसा ही विचार रहा है। मुसलमान कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं। इस प्रकार अनेक देशों में ऐसी धारणाएं रही हैं। जब लोग भाषा के बारे में कुछ अधिक सोचने विचारने लगे और उनका सोचना था कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई भाषा है, पर बाद में सोच विचार के क्रम में यह प्रश्न आया कि वह मूल भाषा कौन सी है जो ईश्वर निर्मित है। तो इसके लिए मिस्र के राजा सेमेटिकस ने 2 बच्चों को जन्म के बाद ही समाज से अलग रखा था और यह सोचा था कि जो मूल या ईश्वर प्राप्त भाषा होगी उसे बच्चे सहज ही बोलेंगे, सीखने सिखाने की आवश्यकता न होगी। तो बड़े होने पर देखा गया कि बच्चे केवल एक शब्द बेकोस बोलना जानते थे। यह शब्द जो है फ्रीजियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रोटी होता है। फ्रीजियन नौकर ने गलती से बच्चों के सामने कभी कभार यह शब्द उच्चारित कर दिया था और उसी से बच्चों ने सीख लिया था बेकोस कहना। फ्रेडरिक द्वितीय, जेम्स चतुर्थ और अकबर ने भी इस प्रकार के प्रयोग किए थे। अकबर का प्रयोग बहुत सफल रहा और उन्होंने यह देखा कि वे बच्चे कोई भी भाषा नहीं जानते थे, एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे, जिन्हें समाज से अलग रखा गया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा माँ के पेट से कोई भाषा सीखकर नहीं आता और न ही भाषा ईश्वर निर्मित है। तो दैवी उत्पत्ति के विरुद्ध यानी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध या दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध कई बातें कही गई, जिनमें पहला है कि भाषा यदि ईश्वर निर्मित होती तो पूरे संसार में मूलतः एक भाषा होती, किंतु भाषाओं में अध्ययन विश्लेषण से पता चलता है कि सभी भाषाएं एक भाषा से नहीं निकली हैं। दूसरी बात, भाषा ईश्वर निर्मित होती तो कदाचित प्रारंभ से ही पूर्ण विकसित होती, किंतु भाषाओं का इतिहास इसके विरोधी प्रमाण पेश करता है। तीसरी बात यह कि आज के वैज्ञानिक युग में किसी भी वस्तु को ईश्वर निर्मित नहीं माना जा सकता, अतः भाषा के बारे में भी ऐसी धारणा अवैज्ञानिक मानी गई। भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, वह है धातु सिद्धांत, जिसको कि डिंग डांग वाद भी कहा गया। इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों ने कई रूपों में रखा। प्राचीन काल में भारत में कुछ लोग इस सिद्धांत के समर्थक थे। शकटायन यह मानते थे कि सभी शब्द जो है वो मूलतः धातु से बने हैं और पश्चिम में इस मत के प्राचीनतम संकेत प्लेटो के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक काल में जर्मन प्रोफेसर हेस ने अपने ढंग से धातु सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। उनके अनुसार संसार की हर वस्तु की अपनी अलग ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से काठ, ईंट, लोहा, टीन आदि पर चोट करें तो सभी की ध्वनियां अलग अलग होंगी।
तो हेस के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य में एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि जिस भी चीज के संपर्क में वह आता था उसके मुंह से एक प्रकार की ध्वनि निकल जाती थी। ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियां ही धातु थीं और इन्हीं के आधार पर शब्द बने जिनसे भाषा बनी। बाद में धीरे धीरे मनुष्य की यह सहज शक्ति लुप्त हो गई। हेस ने यह भी कहा कि इन धातुओं की ध्वनि तथा धातुओं से व्यक्त भाव आदि में एक रहस्यात्मक संबंध था। इसी सिद्धांत को डिंगडांगवाद भी कहा गया। डिंगडांगवाद का अर्थ है टन टन। तो ध्वनि पर आधारित धातुओं के कारण डिंगडांगवाद नाम पड़ा। लेकिन डिंगडांगवाद के विरुद्ध यानी इस धातु सिद्धांत के विरुद्ध भी कई बातें की गईं। पहली बात ये कि हेस द्वारा कही गई ये बातें पूर्णतः काल्पनिक हैं, ऐसा विद्वानों ने माना। उनका कहना है कि ऐसी कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। धातु सिद्धांत के विरुद्ध में दूसरी बात ये कही गई कि विश्व में कुछ ही परिवार की भाषाओं में धातुएं मिलती हैं। ऐसी भाषाएं बहुत सारी हैं जिनमें धातुएं हैं ही नहीं, अतः उन पर यह सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं होता। तीसरी बात, भाषा केवल धातु से नहीं बन सकती। धातुओं से शब्द बनाने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य प्रकार के संबंध तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मत में इस बात का उत्तर नहीं दिया गया कि ये अन्य तत्व कहाँ से आए या इनके बिना भाषा कैसे बनी। तो इसको भी पूरी तरह नहीं माना गया। भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक तीसरा सिद्धांत है जो है निर्णय सिद्धांत, जिसको कि प्रतीकवाद भी कहा गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों ने एकत्र होकर वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों आदि के लिए शब्दों का निर्णय किया और फिर उन्हीं शब्दों से भाषा बनी। ध्यान देने से यह पता चलता है कि यह सिद्धांत भी अनेक अन्य सिद्धांतों की भांति निरर्थक है। इसके विरुद्ध भी कई बातें कही गईं। पहली बात तो यह कि यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभ में लोग निर्णय करने के लिए एकत्र कैसे हुए। दूसरी बात, एकत्र हो भी गए तो भाषा के अभाव में कैसे विचार विमर्श करके शब्दों का निर्णय लिया। और तीसरी बात, यदि उनके पास ऐसी कोई भाषा थी जिससे एकत्र हो सके और विचार विनिमय हो सके तो वह कहाँ से आई थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस निर्णय सिद्धांत के विरुद्ध एक चौथी बात जो कही गई वह यह कि यदि इस सिद्धांत को माने तो पशुओं को भी एक होकर अपनी कोई भाषा बना लेनी चाहिए। इस मत के पोषक कैसे इस बात का अनुमान लगा सके कि निर्णय के आधार पर भाषा बनी, यह बात बहुत स्पष्ट नहीं मानी जा सकती। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में एक चौथा सिद्धांत है, वह है अनुकरण सिद्धांत यानी कि बौ सिद्धांत। बहुत से लोगों का यह मत है कि भाषा में शब्द मूलतः विभिन्न प्रकार के अनुकरण के आधार पर बने और उन्हीं से भाषा का विकास हुआ। उदाहरण के लिए संस्कृत पंडितों के अनुसार पत्ता के गिरने से पत ध्वनि हुई, उसके अनुकरण के आधार पर पत धातु बनी जिसका अर्थ गिरना है, उसी से पत्र आदि शब्द बने। काक, कोकिल आदि पक्षियों के नाम ध्वनियों के अनुकरण पर आधारित माने गए। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, मोटरसाइकिल की आवाज जैसे आवाज के आधार पर उसको फटफटिया कहा गया। पोंपो, भोंपू, हिनहिनाना, खटखटाना, फटफटाना आदि शब्द भी इसी प्रकार ध्वनियों के अनुकरण पर बने हैं। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में बो थ्योरी कहा गया और यह नाम मैक्स मूलर ने मजाक में दिया था। बाउ अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का नामकरण यानी कि बो सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का नामकरण उनसे उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनियों के आधार पर हुआ है, अर्थात जिस वस्तु से जैसी ध्वनि उत्पन्न होती सुनी गई उसका उसी के अनुकरण पर नाम रख दिया गया। जैसे काका रटने वाले को काक, कुकु वाली को कोकिल, दर ध्वनि करने वाले को दरदूर, झरझर करने वाले जल प्रवाह को निर्झर या झरना कहा गया। तो इसी तरह मरमर, गर्जन, झनझन, कलकल, चटपट, झमाझम, धमाधम, गड़गड़ाहट, घरघराहट,
सनसनाहट, घिघियाना, मिमियाना, किकियाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, हिनहिनाना जैसे शब्द ध्वनि साम्य के आधार पर प्रयोग में आए। ध्वनि के समान चाक्षुष प्रभाव के आधार पर भी अनेक समान शब्द बने, जैसे चक चक, चकमक, जगमग, झकझक आदि। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुकरण सिद्धांत के आधार पर कुछ लोग भाषा की उत्पत्ति मान रहे हैं, लेकिन अनुकरण सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में भी अनेक बातें कही गई। वस्तुतः यह सिद्धांत उपयुक्त कही गई सिद्धांतों की भांति पूर्णतः त्याज्य नहीं है। संसार की अनेकानेक भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से ध्वनि के अनुकरण पर आधारित हैं। हिंदी में तड़-तड़, भड़-भड़, सन-सन, साए-साए, चट-चट इसी तरह के शब्द हैं। तो इस प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों की उत्पत्ति का उत्तर निश्चित रूप से इस मत से मिल जाता है, किंतु इसके विरुद्ध में दो बातें कही गई। एक तो यह कि विश्व में कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनमें इस प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द हैं ही नहीं। दूसरे, किसी भी भाषा में अनुकरणात्मक शब्दों की संख्या अधिक से अधिक कुछ 100 हो सकती है। तो इसका आशय यह हुआ कि शेष 66% अधिक शब्दों से इस सिद्धांत का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आंशिक रूप में स्वीकार्य होने पर भी हमारी समस्या का पूर्ण समाधान इस सिद्धांत से नहीं हो पाता। इस सिद्धांत को भी पूरी तरह से नहीं माना गया। भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो अगला सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, यानी कि इसको पुह सिद्धांत भी कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मनुष्य में मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति से हुई, अर्थात मूलतः मनुष्य विचार प्रधान न होकर भाव प्रधान था। दुख सुख आदि के भावावेश में उसके मुंह से हाय, वाह, ओह, छी, आह, पुह आदि शब्द निकले, और इसी आधार पर मजाक में मैक्स मुलर ने ही इसको पुह थ्योरी कहा, क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द मनुष्य के मुख से निकल जाया करते थे। तो इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। पर इस सिद्धांत के मान्य होने में भी कई कठिनाइयां हैं। पहली बात तो यह कि ऐसे शब्द भाषा में बहुत कम हैं, और कई लाख शब्दों का प्रयोग करने वाली भाषा में भी इस श्रेणी के शब्द 10-20 से अधिक नहीं है। अतः केवल इनसे पूरी भाषा का विकसित होना संभव नहीं लगता। पुह थ्योरी के संबंध में दूसरी बात जो कही गई वह यह कि विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्दों के एक रूप नहीं है। संसार भर की बिल्लियां सुख या दुख में प्रायः एक प्रकार के शब्द करती हैं, किंतु दुनिया भर के मनुष्य एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि ये शब्द उस प्रकार सहज नहीं है जैसे कि इस मत में कहा गया है। फिर ऐसे शब्द भाषा के मुख्य अंग नहीं है। वस्तुतः इनका प्रयोग वहीं होता है जहां सामान्य भाषा अपर्याप्त होती है। अन्य शब्दों की तरह ये शब्द नहीं है, बल्कि यदि माना जाए तो ये पूरे वाक्य हैं। तो इस तरह यह मत भी भाषा की उत्पत्ति के लिए अपर्याप्त माना गया। अधिक से अधिक कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति का संबंध ही इससे जोड़ा गया। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में हम अगला सिद्धांत देखते हैं, यो हे हो सिद्धांत, या फिर इसको श्रम ध्वनि का सिद्धांत कहा गया। तो इस मत के जो जन्मदाता हैं वो न्वायर हैं। इस मत के अनुसार परिश्रम का काम करते समय सांस के तेजी से बाहर भीतर आने जाने और साथ ही स्वर तंत्रियों के विभिन्न रूपों में कंपित होने तथा उसी के अनुसार ध्वनियां उच्चरित होने से काम करने वाले को राहत मिलती है। इसलिए कठिन परिश्रम करते समय मल्लाह यो हे हो, धोबी छियो छियो, या सड़क कूटने वाले मजदूर हूं या हैं आदि कहते हैं। तो न्वायर इन्हीं शब्दों में ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति मानते हैं और वो कहते हैं कि यो हे हो सिद्धांत के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि यह मत भी मानने योग्य नहीं है। पहली बात तो यह कि ये शब्द निरर्थक होते हैं
और निरर्थक शब्दों या ध्वनियों से सार्थक भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के तौर पर अगला सिद्धांत हम देखते हैं, वह है इंगित सिद्धांत। इस सिद्धांत की ओर संकेत तो डार्विन आदि कई विद्वान समय समय पर करते रहे हैं, किंतु इसे अंतिम रूप से व्यवस्थित सिद्धांत देने का श्रेय आइसलैंडिक भाषा के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन को है। इन्होंने कई परिवारों की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भाषा के विकास की 4 सीढ़ियां मानी। पहली सीढ़ी भाव व्यंजक ध्वनियों की रही होगी, ऐसा उनका मानना है। दूसरी सीढ़ी अनुकरणात्मक शब्दों की रही होगी, जब विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर शब्द बने होंगे। तीसरी सीढ़ी भाव संकेतों या इंगितों की है। इनका भी आधार अनुकरण है, किंतु यह अनुकरण बाहरी चीजों का न होकर अपने अंगों का है, जैसे उच्चारण अवयवों से काम करने वाले अंगों और मुख्यतः हाथ का अनुकरण है। जोहानसन भाषा के विकास में इसी को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तीसरी स्थिति में स्थूल के लिए शब्द बने होंगे, ऐसा उनका मानना है। चौथे चरण में धीरे धीरे सूक्ष्म के लिए शब्द बने होंगे। तो इस मत में जो उल्लेख किया गया, जो प्रथम 2 चरण हैं, वो तो ठीक प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद के जो 2 हैं वो स्पष्ट नहीं है। मुख्यतः उच्चारण अवयवों द्वारा हाथ आदि के अनुकरण से कैसे स्थूल के लिए शब्द बने, यह स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरी बात, सूक्ष्म के लिए शब्दों के बनने पर जो विकसित होने की बात है, वह उतनी स्पष्ट नहीं है। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के तौर पर अगला जो सिद्धांत देखते हैं, वह है संपर्क सिद्धांत। मनोविज्ञान शास्त्री रेवेज इस मत के प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार मनुष्यों में आपसी संपर्क की सहजात प्रवृत्ति होती है, इसी कारण समाज का निर्माण हुआ। समाज में मनुष्य आपस में संपर्क स्पर्श और संकेत आदि से करते रहा होगा और साथ में मुंह से ध्वनियां उच्चारित होती रही होंगी। संपर्क की आवश्यकता में वृद्धि के साथ साथ स्पष्टता के लिए ध्वनियों का प्रयोग बढ़ता गया होगा और सहज उच्चारित ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य ध्वनियां भी उच्चारित होने लगी होंगी। संपर्क प्रारंभ में भाव के स्तर पर रहा होगा, फिर वह विचार के स्तर पर होने लगा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा। इस मत में संपर्क से भाषा के विकास की बात तो उचित प्रतीत होती है, किंतु भाषा की उत्पत्ति के प्रसंग में ये सामान्य सी बात संतोषजनक नहीं महसूस होती, तो इस मत को भी पूरी तरह से नहीं माना गया। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के तौर पर एक सिद्धांत देखते हैं, संगीत सिद्धांत। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य भावुक रहा होगा, प्रेम दुख आनंद के अवसर पर वह गुनगुनाता होगा और आरंभ में गुनगुनाने में ये शब्द अर्थहीन रहे होंगे, परंतु धीरे धीरे ये शब्द अर्थ ग्रहण करते हुए भाषा के रूप में प्रयुक्त हुए होंगे और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के तौर पर एक और सिद्धांत है, वह है टाटा सिद्धांत। इस मत के समर्थक विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य ने आते जाते समय जो ध्वनियां की होंगी, इन्हीं आने जाने की ध्वनियों का धीरे धीरे अनुकरण करते हुए कालांतर में भाषा विकसित हुई होगी, परंतु इस सिद्धांत को अधिक मान्यता नहीं मिली। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एक और सिद्धांत है, वह है विकासवादी सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा सभ्यता और संस्कृति की तरह ही धीरे धीरे विकसित हुई होगी। पहले कुछ सीमित शब्द रहे होंगे, फिर धीरे धीरे वाक्य बने होंगे और इसी प्रकार व्याकरण आदि का क्रमिक विकास हुआ होगा। तो यह सिद्धांत थोड़ा व्यवहारिक प्रतीत होता है। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के तौर पर एक अंतिम सिद्धांत जो देखते हैं, वह है समन्वय सिद्धांत। पिछली सदी में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री स्वीट ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और उनके अनुसार भाषा प्रारंभिक रूप में भाव संकेत या इंगित और ध्वनि समवाय दोनों पर आधारित थी। बाद में ध्वनि समवाय के आधार पर शब्दों का विकास हुआ। स्वीट के अनुसार प्रारंभिक शब्द समूह 3 प्रकार के शब्दों का था, अनुकरणात्मक, भावावेश व्यंजक और प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक वे शब्द थे जिनका संयोग से किसी अत्यंत सामान्य थोड़े से संबंध से विशेष अर्थ मान लिया गया, जैसे ओष्ठ ध्वनि वाले शब्द, जैसे मामा से माँ बना। बाद में भाषा मूलतः प्रतीकात्मक शब्दों के आधार पर ही विकसित होते गई और आज की स्थिति में पहुंची।
तो निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि आज तक जितने भी सिद्धांत आए हैं या इस क्षेत्र में जो कुछ भी काम हुआ है, उसके आधार पर यह कहना संभव है कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक और प्रतीकात्मक शब्दों से हुई और इसमें इंगित सिद्धांत या संपर्क सिद्धांत में व्यक्त मूलभूत बातों से सहायता ली गई। बाद में मनुष्य में विकास के साथ साथ भाषा भी धीरे धीरे विकसित होते गई और आज की स्थिति में भाषा पहुंच गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ भाषा विज्ञानियों ने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की अव्याप्ति और परिसीमा को देखकर सबके समन्वय को भाषा की उत्पत्ति का आधार माना है। तात्पर्य यह कि किसी एक सिद्धांत को भाषा का आरंभक मानने के बदले सबों को मानना अधिक उचित समझा गया। और हमने देखा ही कि कुछ शब्द अनुकरण से उत्पन्न हुए तो कुछ आवेग की तीव्रता से और कुछ श्रम के साहचर्य से। तो इस तरह एक एक सिद्धांत को अलग अलग मानने की अपेक्षा उनके समन्वय को भाषा की उत्पत्ति का कारण मानना व्यापक अर्थों में अच्छा समझा गया और समन्वय सिद्धांत को मानने वाले कई भाषा विज्ञानी हैं। फिर भी भाषा की उत्पत्ति संबंधी कोई एक विचार सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त नहीं है और आज भी भाषा की उत्पत्ति पर काम चल रहा है। आज भी भाषा की उत्पत्ति एक रहस्य ही है। धन्यवाद।